उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा जी हैं। वस्तुतः तो वो मथुरा के थे, पर हर जगह था उनका निवास और हर जगह वो रहते भी हैं। पर ये जो हरे कृष्णा है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और ऑस्ट्रेलिया में जगह है NAMBOUR। अब अंग्रेज लोग पता नहीं क्या क्या नाम रख के चले जाते हैं। ये अंग्रेज तो नहीं होता ना, ऑस्ट्रेलिया वाले अंग्रेजी तो नहीं हो, अंग्रेज होते हैं ये। वैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत सुंदर जगह है। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आपको लेके आता हूँ माघ माह में, जहाँ व्यक्ति जो होता है वो माघ के लोग बाघ की तरह होते हैं। हमारे गांव में कहावत होती है कि जो माघ माह में जन्मा होता है वो वस्तुतः किसी की सुनता नहीं है। और इनके पिता ने सबसे पहले यही सवाल पूछा है कि पंडित जी मेरी लड़की बड़ी जिद्दी है। तो ये है, ये चीजें होती हैं, कोई बात नहीं है, बच्चा है, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। वैसे भी इनकी कुंडली में बुध जो है वो कुंभ के बैठे हैं, तो अलग इनका दर्शन होगा, जीने का तरीका अलग होगा। आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी इनको। उत्तरायण में जन्मे हैं ये, तो आत्मबल बढ़िया है, शुभ ग्रहों का प्रभाव और केंद्र बिल्कुल खाली, इस वजह से जन्म स्थान से दूर रहना ज्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब ये अगर चाहें आप तो इनको भारत भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि जिनका जन्म बाहर हुआ है तो ये यहाँ भी आ सकता है। और मूलतः मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, अष्टम भाव को देख करके, अष्टम भाव के अधिपति जो हैं वो पापग्रह होते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, अष्टम भाव के अधिपति पापग्रह, और पापग्रह अपने भाव से तृतीय अच्छा परिणाम करता है, तो इनके लिए बाहर रहना ज्यादा बढ़िया रहेगा। और वस्तुतः आप जरा गौर करिए तो जो चतुर्थ भाव है, यहाँ के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, उच्च के चंद्रमा के साथ बैठे हैं, जो कौन है तो आपकी कुंडली के लिए होते हैं लाभ के अधिपति। मैं समझता हूं कि व्यक्ति के जीवन में जहां है चुपचाप उसको वहीं रहने दीजिए, जब तक किसी भी तरीके का छेड़छाड़ ना होता हो। मतलब परिस्थिति ऐसी जब ना बने तो जहां व्यक्ति है चुपचाप उसको वहीं रहने दीजिए, उसकी पढ़ाई वहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि वहां पे वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा कर पाएगी, ऐसी स्थिति दिख रही है। और एक बात और है, इनका आत्मबल और इनका जो प्रभाव है, शिशिर ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति जो है वो जल्दी जल्दी काम करना चाहता है, पर वो थोड़ा विलंब भी होता है। पर उत्तरायण में जन्मे होने से गुरु का, चंद्रमा का, शुक्र का, बुध का प्रभाव अच्छा रहेगा, ये अच्छी बात होगी। मतलब इनके जीवन में शुभता और शुभ लक्षणों का प्रभाव ज्यादा बढ़िया रहेगा। शिशिर ऋतु में जन्मे होने से काम थोड़ा रुक के होता है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा, मतलब 50% पापक और 50% शुभग होते हैं। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति के जीवन में संतुलन पैदा करने के लिए काफी हैं, और आपको डरने और चिंता करने की कोई विशेष आवश्यकता महसूस नहीं करना चाहिए। सोमवार को जन्मी है ये जातिका, बाद में जाकर के बिल्कुल है शांत और बिल्कुल ही जो है वो सौंदर्य से युक्त हो जाएगी और श्रेष्ठ और संभ्रांत भी हो जाएगी। सोमवार के जन्मे लोग बहुत झगड़ालू नहीं होते, जिद्दी हैं, ये बच्चों का खेल होता है, ये ऐसा हो सकता है, असर है उम्र का। रोहिणी नक्षत्र बहुत ज्यादा बढ़िया, मतलब ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है, जो इनको सुंदर, सुशील, श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास व्यक्ति जितना करेगा उतना ज्यादा। नक्षत्र में प्रभाव के होने के कारण, मतलब रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव में व्यक्ति जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कर सकता है, खुद का कारोबार भी कर सकता है और श्रेष्ठ पदों पर विभूषित भी हो सकता है, चाहे वो वहां के सरकार में या फिर कहीं पे भी। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, जहां व्यक्ति को टेक्निकली और जो है वो मेंटली हर जगह से मजबूत देख रहा हूं, और साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। वैधृति योग वौकर्ण, वैश्यवर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण व्यक्ति अपने लाभ के लिए ज्यादा सोचता है, कभी कभी स्वार्थ से युक्त होकर के भी विचार बना सकता है या स्वार्थी सोच को लेकर के आगे बढ़ सकता है। वैसे यह है कन्या लग्न की, और कन्या लग्न के बारे में एक बात है कि हमेशा दुखी होते हैं वो, और कई बार जो है वो थोड़े से चिंतित होते हैं, और वस्तुतः जो है वो अपने बारे में ज्यादा सोच लेते हैं। और कन्या लग्न के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो उलझे हुए से रहते हैं, उनकी प्रवृत्ति स्पष्ट होकर के सामने नहीं आती है कि दरअसल वो करना क्या चाहते हैं। तो ये एक आपके ऊपर दबाव रहेगा कि आप उनको हमेशा ही क्लियर करते रहिएगा कि ये सही है, ये गलत है। जैसे आज तो मेरे यहाँ होली नहीं थी, कल है, ये कार्यक्रम आपको तो आज मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं अगर आज शूट कर रहा हूँ तो ये आपको कल सुबह मिलेगा, मतलब ये आज सुबह मिल रहा है। तो मेरी कल किसी से बात हो रही थी, पटना में 2008 का लड़का था और उसकी माताजी परेशान थी उसके स्वभाव को लेकर के, कई बार वो उन्हें पीट दिया करता था। अब उसे बचपना का है, 2008 का बच्चा तो 14-15 साल का है, तो बचपना तो है नहीं, पर वो बिगड़ायल था। तो मैंने जो है वो उसकी जबरदस्त क्लास लगा दी फोन पे ही,
और उससे उसी समय तत्काल क्षमा भी मंगवाया और माफ़ी मंगवाई और साथ ही साथ उसको हिदायत भी दी ज़बरदस्त तरीके से। मैंने कहा कि बाद में ज्योतिषी हूँ मैं, पहले एक सामान्यतया किसी भी माता का पुत्र हूँ, और जो आपकी माता को आप अगर पीट रहे हो तो वो सिर्फ तुम्हारी माता नहीं है, वो मेरी भी है। तो अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपने जो है वो गर्भ से जन्म दी हैं, तो वो सिर्फ तुम्हारी माता है, तो तुम उन्हें पीट दोगे या फिर ऐसी कुछ काम या हरकतें कर दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ मैं भी बैठा हूँ, तो ऐसे भी मैं कई बार ट्रीट करता हूँ। तो ठीक इसी तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इनको बार बार हिदायत देते रहना होगा कि ये सही है, ये गलत है, ये हमारे संस्कार हैं, ये विदेशी संस्कार हैं। ये संस्कारों का जो प्रभाव जो भारतीय हो उसको बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि कन्या लग्न के हैं, इनके ऊपर बाहरी प्रभाव जल्दी पड़ जाएगा और ये जल्दी ही किसी दूसरे से प्रभावित हो जाएंगे, ऐसी स्थिति बनती है। कन्या लग्न की अगर ये जातिका है तो निस्संदेह ये सुंदर और श्रेष्ठ बना देगा और ये बहुत अच्छी बात होगी। पर केंद्र के खाली होने से और चलित चक्र में जब मैं इनकी कुंडली को लेके आता हूँ तो जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर मंगल और बुध, मतलब ये जो दोनों ग्रह हैं वो वस्तुतः भाव परिवर्तित करके यहाँ आ रहे हैं और व्यक्ति को उग्र और चंचल बना रहे हैं। मतलब एक जगह उसको एक चीज नहीं चाहिए, वो कई जगह और कई चीज उसके जो डिमांड है वो बदलते रह रहे हैं, ऐसी स्थिति भी देखी जा रही है। और वस्तुतः उसके अंदर शिक्षकीय गुण है, वो सिर्फ कहने में भरोसा करती है, सुनने में भरोसा कम करती है, ऐसी स्थितियां होती हैं। या फिर कोई भी जातक, जो चाहे जातक हो चाहे जातिका, मैं इतनी बात कहता हूं कि वो कई बार सिर्फ बोले सुने नहीं, या अपनी वाणी का व्यर्थ जो है वो नुकसान कई बार करते। जितना एक्सप्लेनेशन करना चाहिए उतना ना करे और जितना नहीं करना चाहिए उतना कर दे, मतलब उसमें अनबैलेंस होने की स्थिति है, उसको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है एक गार्जियन के तौर पे। और सबसे अच्छी बात है जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें इनका भोजन और इसमें इनका मंदिर का दर्शन, और अगर इसमें भी बहुत अच्छी बात हो तो मैं समझता हूं कि अगर कन्या लग्न के हैं तो अपने घर में जो है वो भगवान नारायण की उपासना आप लोगों को करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कभी कभी घर में 51 बार, 21 बार, 11 बार सब परिवार बैठ करके कर देना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिल जाती है। गणेश चतुर्थी का व्रत आप लोग कर सकते हैं अपने घर में, क्योंकि ये बुद्ध से प्रेरित हैं और इनके लिए सबसे ज्यादा प्रबुद्ध जो देव होंगे वो गणेश जी होंगे। इनकी कुंडली के लिए 5 तारीख बहुत अच्छी होगी, जैसे 5 तारीख हो जाए, 23 तारीख हो जाए, 14 तारीख हो जाए, ये तारीख मतलब ये दिनांक इनके लिए अच्छे होंगे। इनकी कुंडली के लिए अच्छी होगी वृषभ राशि, तुला राशि और वृषभ राशि और मकर राशि अच्छी होगी। उसके बाद इनके लिए अच्छी नहीं होंगी मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और तुला राशि। ये राशियां इनके लिए अच्छी नहीं होंगी, मतलब इस नाम से जो शहर आते हो उस शहर से इनको दूर रखने की आवश्यकता होगी। और मैं समझता हूं कि इनके लिए सबसे बढ़िया वृषभ, कर्क और मकर ये राशियां अच्छी होंगी। अब मैं इनकी कुंडली में चर्चा करता हूं कि कौन से ग्रह इनकी कुंडली के लिए अच्छे होते हैं और कौन थोड़े कमजोर से। कन्या लग्न की कुंडली के लिए सबसे पहले मैं जो बात बताऊं तो द्वितीयेश होने के बावजूद भी शुक्र यहाँ पे द्वितीयेश और 9 भाव के अधिपति होते हैं, भाग्य भाव के अधिपति होकर के मारक नहीं होंगे। क्लियर है। और दूसरी बात है कि इनकी कुंडली में सबसे जो अच्छा भाव बना हुआ है वो एकादशवां भाव बना हुआ है, 9वां भाव बना हुआ है, जहां पे 2 नंबर की राशि बनी है धन और व्यक्ति का धर्म, और साथ ही साथ व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति का मुखड़ा, और व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति, पिता से लाभ, भाग्य का लाभ, पूर्वजों का बल और व्यक्ति की उच्च शिक्षा और व्यक्ति के जन्म स्थान से दूर जाकर के प्रभाव में रहने का बल, ये सब इनके पास है और ये निस्संदेह ठीक है। और मैं समझता हूं कि इसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। क्लियर है। इनकी कुंडली में एक 9वां भाव जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, जो बाद में चलकर के व्यक्ति को धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति धारण करके व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और निस्संदेह उसके भाग्य का बल उसको मिलता रहता है। क्लियर है। तो शुक्र इस कुंडली में बुरे नहीं होते, मतलब उनका प्रभाव शुक्र की दशा में व्यक्ति को भाग्योदय में लाभ मिलता है, भाग्य का उदय होता है, नौकरियां मिलती हैं, बड़ा और उचित निर्णय व्यक्ति लेता है, भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, नौकरी लगती है, बड़ा निर्णय लिया जाता है, जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होता है, शुभ संकेत मिलने लगते हैं और धार्मिक कृत्य होता है, विवाह आदि का संकल्प जो है वो पूरा होता है। ये चीजें आप शुक्र की दशा में कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो बुध इनकी कुंडली में दशम और लग्न के अधिपति होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं। इस वजह से कई बार करियर में कंफ्यूजन हो सकता है, पर इतनी बात है कि व्यक्ति चंचल बुद्धि का होगा और वस्तुतः वो जो भी चीज प्राप्त करना चाहता है वो उसको मिल भी जाएगी, थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद, क्योंकि वहां पे बुध जो है वो नीचा विलासी हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उनका कहीं ना कहीं प्रभाव व्यक्ति को एक अलग तरीके से जीवन में प्रेमी
और उसके जीवन में थोड़े से उग्रता, क्योंकि लग्नेश के ऊपर सूर्य और मंगल जैसे दो अग्नि तत्व के ग्रह और वायु तत्व की राशि में बैठने के प्रभाव के कारण वहां पे एक ऐसा मिश्रण तैयार हो रहा है जो उनको एक प्रवृत्ति में नहीं डाल रहा, या कई बार उनको उग्र बना दे रहा है, या गर्मी, या कई बार साहसी बहुत ज्यादा, या कई बार जो है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र वेग से चलने वाला बना देते हैं। मतलब वो उनके निर्णय तीव्रता से बदल रहे हैं, या तीव्र 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 तीव्र, वो बहुत तीव्र है, जिसको रोक पाना कई बार आपके वश के बाहर की बात होती होगी। ऐसा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि लग्नेश है और वो छठे भाव में बैठे हैं, तो वस्तुतः इसे कहा तो अवयोग जाता है, परंतु चूंकि वो सूर्य और मंगल के साथ बैठे हैं, जो कन्या लग्न की कुंडली के लिए सूर्य 12वें के अधिपति होकर के फिर भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि विदेश भाव के अधिपति होकर के विदेश भाव को देख रहे हैं। लग्नेश का संबंध विदेश भाव से हो रहा है, व्यक्ति बाहर रहे, बुध के साथ हो रहा है, बाहर रहना चाहिए। मंगल जैसा ग्रह, सूर्य मंगल और बुध, यहाँ पे जातक को साहसी, निडर, पराक्रमी, बुद्धिमान और यश पाने वाला, अपने घर से दूर जाकर के वास करने वाला, और साथ ही साथ विदेशों से डिग्रियां प्राप्त करने वाला बना देते हैं। केंद्र अगर खाली है तो बाहर रहना ज्यादा बढ़िया रहेगा, मैं समझता हूं। यहां आने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। दूसरी बात है, सूर्य और मंगल कौन है? सूर्य 12 में, ये बहुत अच्छी बात होगी कि व्यक्ति के पास साहस रहेगा, बल रहेगा और ढाढ़स भी है, और विपरीत परिस्थिति में कैसे उसको समायोजन उसका करना है इसके पास इनका ज्ञान रहेगा। इसके लिए इनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब विषम परिस्थिति में व्यक्ति स्वयं के लिए बहुत ही मजबूती से उभर करके, इनके अंदर ये गुण है, उस समय आपको ये नहीं ढूंढेंगे। और निसंदेह मैं ये बात समझता हूं कि आपकी जो एक भूमिका होगी वो सिर्फ यहां तक होगी कि आप उनको ये बता सके कि यही सही है और यही गलत है। जैसे इनकी कुंडली में जो अष्टम भाव है वहां पे मंगल की राशि बनी है 1 नंबर, और वहां केतु बैठे हैं, तो आपको भोजन पे नियंत्रण रखवाना होगा इनसे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, शुद्ध भोजन करना चाहिए। और उसके बाद जितना ज्यादा हो सके इनको पेट से संबंधित समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये बात भी ध्यान रखना होगा कि व्यक्ति जो है वो किसी से जबरदस्ती उलझ ना जाए और सरकार से उलझ ना जाए, ऐसी स्थिति बनती है। पेट का रोग ना हो, जॉन्डिस वगैरह ना हो, पीलिया जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये सारी चीजें आपको विचार रखनी होगी। उसके बाद मंगल जो है वो जन्म कुंडली में, इस कुंडली के लिए पराक्रमेश और साथ ही साथ अष्टमेश होते हैं, ये ठीक नहीं होते। तो लग्नेश का अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठने से कई बार व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में जाता है, वो गुणी हो जाता है, बहुत ही चीजों को एकदम बिल्कुल छोटे लेवल पे आकर के समझता है, और छोटी छोटी बातों पे उसके दिमाग बहुत ज्यादा अटक जाते हैं। मतलब होता है जैसे कि कई लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्रिटिक टाइप हो जाते हैं, जो प्रत्येक चीज में कमजोरी ही ढूंढना चाहते हैं, जिसे हमारे यहाँ जो है वो ज्योतिषीय भाषा में अति छिद्रान्वेषी कहा जाता है। मतलब ये एक अच्छा गुण नहीं है कि आप किसी में भी कमजोरी ही खाली निकालें, उसमें कुछ अच्छाइयां हैं तो वो भी बोल देने की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूं कि ये जातिका जो है वो ऐसे ही स्वभावों का पालन करने वाली है, जो किसी के भी काम में जो दूसरे के द्वारा प्रायः किया गया है उसमें कमजोरी निकालने का काम करे, या दूसरे के द्वारा जो काम करे गए हैं उसको पसंद ना आए। ऐसे गुण कई बार मिलते देखे जाएंगे, वो मंगल के कारण होगा। शनि राहु का एक साथ बैठना, यहाँ पे व्यक्ति को अपने पूर्वजों को पूजित करते रहना चाहिए। इनके हाथ से घी का दिया शाम के शाम जरूर जलाना चाहिए, इससे इनके पूर्वजों का बल इनको मिलता रहेगा, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। नदी नाला, जो ऐसे कुछ जगह जहाँ पे व्यक्ति जो है वो कई बार जाए और झूठ बोल दे, या कई बार शनि राहु का प्रभाव जब द्वितीय भाव में होता है तो देर से धन आए। हालांकि वहां पे शनि उच्च के बैठे हैं, स्वाति नक्षत्र के, राहु जो है वो विशाखा के हैं, झूठ तो नहीं बोलेगा, पर हाँ वो टेक्निकल जरूर होता है, और वो कई बार घूम फिर करके, यात्रा करके इधर उधर से किसी न तरीके से धन उगाही कर देता है। या फिर ये कह सकते हैं कि वहां पे उच्च के शनि व्यक्ति के जो है वो एक ऐसे प्रभाव में रख देंगे जहां व्यक्ति सिर्फ इस बात के ऊपर ही भरोसा करके आगे बढ़ता है कि मुझे कहां से लाभ मिलने वाला है, थोड़े स्वार्थी सोच को लेकर के आगे बढ़ता है, या कई बार वो अपनी हठ से, अपनी निर्दयता से, अपने जिद्दीपन की स्थिति के लिए समाज में पहचाना जाता है। ये एक अद्भुत बात होगी। और मैं समझता हूं कि धन भाव में किसी भी ग्रह का उच्च का होना, और उस पे अगर आप गौर करें तो उस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उल्टा उस पे राहु केतु का असर हो रहा है। तो धनेश के साथ अगर शुक्र के साथ अगर राहु का संबंध बन जाता है, जैसे कि शुक्र की राशि यहाँ बनी है तुला राशि, और यहाँ राहु बैठे हैं, तो व्यक्ति धन तो कमा लेगा, पर कई बार वो गलत तरीके से और निंदनीय कृत्य करके धन न कमाए, ये बात का भी ध्यान रखना होगा। हालांकि शनि ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर कई बार वो पापक हैं, और कन्या लग्न की कुंडली के लिए वो षष्ठेश होते हैं, तो छठे भाव के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं, तो कई बार व्यक्ति कई तरीके से धन कमाता है, और तिकड़म भिड़ा करके, दिमाग लगा करके,
तकनीक का जानकार होता है और दूसरों को दिमाग दे करके दूसरों के धन से ही कई बार पैसे उगाही कर लेता है। 2 रुपए ले 20 रुपए बना करके खुद पैसे कमा ले, इस तरीके का दिमाग लगा करके व्यक्ति पैसे कमा लेता है। बैंकिंग से जुड़ करके, फाइनेंस से जुड़ करके, कंपोनेंट और पार्ट्स और पार्टिकल के क्षेत्र में काम करके, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे करके और बहुत ही रहस्यमय चीजों पे के पीछे दिमाग लगा करके धन कमाने वाला भी ऐसा हो जाता है। कन्या लग्न के हैं, ये बुद्धि चला करके पैसे इतने इकट्ठा कर ले कि व्यक्ति के पास धन की समस्या कभी भी नहीं होती है। मतलब ये एक अच्छा सोर्स है तो बुरा भी है। अब ये देखना होगा कि व्यक्ति आगे चल करके क्या करता है। पराक्रमेश ठीक है, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मंगल का छठे भाव में बैठना व्यक्ति के लिए साहसिक हो जाएगा और साहसिक नेचर देगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में भाग्य भाव में जाना, ये सबसे अच्छी बात है। चतुर्थ भाव के अधिपति का यहाँ जाना और उच्च के चंद्रमा के साथ बैठना। तो चतुर्थ के अधिपति और लाभ के अधिपति, चतुर्थ के अधिपति कौन हुए? धनु राशि बनी। धनु राशि के अधिपति कौन बने? गुरु बने। 9वें नंबर की राशि गुरु की होती है ना। और एकादशवें भाव में, ये एकादशवां भाव, यहाँ के अधिपति कौन बने? चंद्रमा बने। चंद्रमा कर्क राशि के अधिपति होते हैं ना। तो यानी कि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और एकादशवां भाव, इन तीनों के अधिपति एक साथ भाग्य में बैठे। मैंने एक सूत्र बताया था कि चौथे भाव के अधिपति और एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली के भाग्य में बैठे तो ये महाभाग्यशाली और महाधनी योग बन जाता है, जो जातक के जीवन में कई तरीके से लाभकारी होता है। चाहे वो माता से श्रेष्ठ लाभ के लिए हो, माता से धन के लाभ के लिए हो, माता और पिता के संबंधों को लेकर के हो, बहुत ही अच्छा, माता और पिता से लाभ के मामले में हो या उनके साथ उनका सदुपयोग करने के मामले में हो, या फिर वो माता और पिता की सेवा शुश्रूषा को लेकर के हो। ये बहुत अच्छा होता है जो जातक को भाग्यशाली, श्रेष्ठ संतति का जो है वो मालिक और एक अच्छे संतति का जो होता है वो मालिक होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ पुत्र होने का परिचय भी या पुत्री होने का परिचय भी दे जाता है। ये बहुत अच्छी बात होगी आपकी कुंडली के लिए। ये केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा और मैं समझता हूं कि अगर वो चंद्रमा जो जन्म कुंडली में एकादशवें भाव के अधिपति होते हैं, जैसे कि यहाँ बन रहे हैं, और सप्तमेश के साथ बैठेंगे तो दाम्पत्य को भी बेहतर बनाएंगे। और मैं समझता हूं कि उसमें किसी भी प्रकार की कमजोरी वाली कोई बात नहीं है, जिसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए ठीक होगी, यहाँ के लिए भी ठीक होगी और यहाँ के लिए थोड़ी सी कमजोर है, जो कई बार व्यक्ति के जीवन में घमंडी नेचर बना दे। जैसे ये कह दे सकते हैं कि आप उसको आप कहें कई बार कि ये पढ़ो, पर वो कहे कि नहीं मैं ये जानती हूँ, या कई बार आप कहें कि ऐसा करो, पर वो कहे कि नहीं मुझे भी ऐसा नहीं करना है। ऐसा हो जाता है और वो ऐसा नेचर इसलिए आता है क्योंकि गुरु शुक्र को देख रहे हैं, जहां पे नीच की दृष्टि गुरु की जा रही है। और शुक्र के बारे में मैंने ये बात बताई थी कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में जब शुक्र अकेले बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति को बुद्धि से तो कमजोर नहीं होने देते, पर हाँ व्यक्ति को घमंडी जरूर बना देते हैं, या कई बार उसको उसके अनुभवों का सटीक लाभ नहीं मिलता, या ये कह सकते हैं कि वो कई बार ऐसी स्थिति में जहां व्यक्ति बार बार ही एक ही गलती दोहराता रहे और बार बार पश्चाताप भी करता रहे। तो आपको प्रमुखतः इसी बात पे ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि इनकी गलती बार बार दोहराई ना जाए इन्हीं के द्वारा। मतलब टारगेट और इनकाउंटर आपको करते रहना होगा कि देखो तुमने एक बार ये गलती करी है, दोबारा ये नहीं हो। ये हर समय आपको इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ये कन्या लग्न वाले लोग जो होते हैं, मैं तो हूं कन्या राशि का, पर एक इनकी सबसे बुरी बात क्या होती है, ये किसी में भी व्यवसायिक गुण दिखना चाहते हैं। और इनके अंदर की सबसे अच्छी बात कहें या बुरी बात, पर मैं इसे बुरी बात समझता हूं कि इनको किसी में भी व्यवसायिक गुण दिख जाता है, या किसको कैसे इस्तेमाल करना है ये इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। मतलब कन्या लग्न या कन्या राशि अगर ये प्रभाव अगर दिखता है तो उसमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है कि वो सामने वाले को खुश करना बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे उसे खुश करना है, या फिर उनके पास बहुत ही रणनीति होती है कि कैसे किसी का लाभ लेना है। ये मिथुन से बुद्ध से प्रभावित होते हैं ना, ऐसे इस वजह से इनको ये एक नेचर मिल जाता है। और वस्तुतः इनका आत्मबल बहुत बढ़िया होता है। आत्मबल बढ़िया होने का मतलब ये है कि जरा सोच के देखिए तो कन्या राशि कैसी, जहां एक हाथ में सूखी पुआल है फसल से भरी हुई और दूसरे हाथ में मसाल भी है और लहरों के बीच से नैया पार हो रही है। जैसे होता है ना कि लहर जो है वो नाव ऐसी है जो समुद्र में लहरों के बीच में है और कभी भी तूफान आ सकता है, और उसका आत्मबल इतना बढ़िया मजबूत कि फसल जल भी सकती है। मतलब एक हाथ में जलती हुई मसाल और दूसरे हाथ में फसल, मतलब इनका आत्मबल की पतवार भी नहीं डाला है और नाव चली जा रही है और आत्मबल का जो है वो दर्शन भी करा रहे हैं। तो ऐसे होते हैं। दरअसल इनको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे इससे ये लाभ मिल जाएगा, इस वजह से वो उससे चिपके रहते हैं। जैसे ही उससे उसका लाभ उसको खत्म होता है वो कई बार उसको छोड़ देते हैं। वस्तुतः कई बार
राशि का प्रभाव, आप जब जरा राशि को देखिए तो वृषभ राशि बनी है जहां चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अब हमें शुक्र को देखना होगा, तो शुक्र जो है वो राशि से त्रिकोण में बैठे हैं। तो राशि के अधिपति अगर त्रिकोण में बैठे या त्रिकोण में बैठे तो इससे चंद्रमा को भी बल मिलेगा और इससे शुक्र को भी बल मिलेगा और इससे राशि की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि जातक के जीवन में स्थिरता के साथ ही सही पर सारी चीजें मिल जाएंगी। स्थिरता के साथ ही सही ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि लग्नेश छठे में बैठे हैं। मतलब एक समय तक ऐसी बात आपके सामने दिखेगी कि हो सकता है कि आपके काम थोड़े रुक रुक करके हों या फिर धीरे धीरे होते रहें, या फिर कई बार ऐसी स्थिति बन जाए जहां आपको एक काम 2 बार में ना हो, 3 बार में हो, तीसरी बार में हो जाए, ऐसी चीजें दिखती हैं। ये पंचम और छठे भाव के अधिपति शनि जो होते हैं यहाँ पे कई बार घसीटी करवाते हैं। घसीटी करवाने का मतलब है कि अपनी दशाओं में वो कई बार मेहनत ज्यादा बढ़ा देते हैं, मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है और विपरीत से जाना पड़ता है। और कई बार जो है वो मतलब ये कह सकते हैं कि आपको धन कमाने के लिए, धन निकालने के लिए, ऋण से उबरने के लिए मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है। और जहां तक कि जब जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति धन भाव में जाते हो, उच्च के होते हो, तो शत्रु तो हैं, ऐसा नहीं है कि शत्रु नहीं है, पर व्यक्ति हारेगा नहीं। और वस्तुतः उनके ऋण में जाने का प्रभाव भी दिख रहा है, मतलब दूसरों के कारण। तो व्यक्ति को बचा करके रखिएगा कि ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का धन लिया और दूसरे को दे दिया और बीच में पिसते रहे। वो मतलब लेन देन वाला काम थोड़ा कम करिएगा। तो ऐसा काम इन्हें नहीं करना है कि 2 लोगों के बीच में सेतु बनने का काम नहीं करना है। अगर 2 लोगों के बीच में सेतु बनने का काम करेंगे तो कई बार मतलब दलाली नहीं करनी है, सीधी सी बात है। एजेंट वाला काम इनसे थोड़ा कमजोर हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये व्यक्ति अपना दिमाग चला करके धन कहीं ना कहीं से कमा लेगा और बेहतर कमाएगा, क्योंकि धन भाव में ही उच्च के शनि है, पंचमेश होकर के, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से बेहतर बहुत अच्छे धन का मालिक होता है। पैतृक संपत्ति के सुख और पिता से लाभ, ये बहुत अच्छा होगा। प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी और व्यक्ति तकनीक के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ जाता है। राहु का प्रभाव मंगल और सूर्य बुध तीनों को देख रहा है तो बुद्धिमान बना देगा। और दरअसल व्यक्ति का गणितीय पक्ष बहुत ज्यादा प्रबल होता है और प्रखर बुद्धि का होता है। हालांकि एक बात और बता देता हूं कि इनकी कुंडली में बुध और जो चंद्रमा है, आप एक निगेटिव बात जो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, बुध और चंद्रमा जब जन्म कुंडली में एक दूसरे से केंद्र में आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ है, तो ये चीज कई बार कमजोर कर देती है। और इनकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के हैं, तो कई बार ये चीज निगेटिव हो जाएगी। तो आपको इनके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है इस पे बल देना होगा, और उसके लिए अगर मंत्र की सहायता आप चाहेंगे तो वो मैं आपको भेजूंगा। क्लियर है? सप्तम भाव के अधिपति और चतुर्थ के अधिपति होकर के ये बहुत अच्छी बात होगी जो लाभेश के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे ये जातक के जीवन के प्रत्येक प्रकार की समस्या को खत्म करने के लिए जो है वो बेहतरीन स्थिति बना रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अभी मंगल की दशा चल रही है, अच्छी दशा नहीं है, सावधान रहना होगा। नदी, नाला, सर्प, बिच्छू, इन सब चीजों से, सिंह वाले जानवरों से, एडवेंचर से अभी बच के रहना चाहिए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, विशेषतः जो है वो बहुत ज्यादा उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं है। अभी चुपचाप पैसे निकालिए। और मैं एक बात कह दूं तो अभी किसी पे भी इनको भरोसा भी नहीं करना चाहिए। यात्रा में नुकसान की स्थिति न बने, इस बात का ख्याल रखना होगा। और विशेषतया जब 8वें भाव में 1 नंबर लिख देता है तो हमें कई बार अपने कपड़ों को लेकर के, अपने आदर को लेकर के, समाज में एक शोषण को लेकर के जो एक भाव बना हुआ है उससे हमें बचने की आवश्यकता होती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मतलब ये जातिका है और इनका ख्याल आपको हमेशा ही रखना होगा। किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते, इनको किसी के हवाले नहीं कर सकते, छोड़ करके नहीं जा सकते। इनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होगी। आगे बढ़ता हूं। अष्टम भाव के बारे में, ये ठीक नहीं होते मंगल यहाँ पे, इस वजह से जो है वो कई बार मैंने ये बात कही है। और वो बैठे तो अच्छे हैं जो व्यक्ति को साहसिक नेचर का बनाएंगे, दुश्मनों के लिए, विपरीत परिस्थिति के लिए लड़ाकू भी बना देते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पे जा रही है, इस कारण से ये बात बनती है। और व्यक्ति कई बार व्ययी बहुत ज्यादा हो जाता है, वो जिद पकड़ ले तो यही तो यही तो यही तो यही तो वो करना पड़ता है। पर वो अभी बच्चा भी है, मैं समझता हूँ कि अभी कम से कम मंगल की दशा है, 2028 तक ये बात आपको झेलनी होगी। और किसी भी तरीके से अगर ये बात बहुत बढ़िया अगर होगी कुछ, तो 26 के 8वें महीने के बाद थोड़ी सी ठीक होगी। पर अभी तो आपको संभालना होगा, अभी 4 साल कम से कम। आगे बढ़ता हूँ, दशम भाव पे, नवम भाव पे आता हूँ। इस कुंडली के लिए धन और लाभ भाग्य भाव के अधिपति होकर के बहुत अच्छी स्थिति, यहाँ पे शुक्र का बैठना बढ़िया होगा। मतलब मित्र की राशि में बैठे हैं और जिस राशि में बैठे उस राशि के अधिपति भी उच्च के हैं। राहु से शुक्र केंद्र में व्ययी और गुरु का प्रभाव अनुभवी पर घमंडी, ऐसा बना देते हैं। और व्यक्ति शेयर नहीं करना चाहता, कई बार
चीजें अकेले या स्वार्थ होते हुए भी कई बार छुपा जाता है, बताता नहीं है। पंचम भाव में शुक्र का अकेले बैठना, मैं समझता हूं कि यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, धन भाव के अधिपति पे सप्तम भाव के अधिपति का प्रभाव, व्यक्ति खुद का काम भी कर सकता है और खुद के पैसे से भी कई बार धन कमा सकता है, या कई बार जो है वो खुद का व्यापार स्थापित करके बहुत ही प्रगाढ़ धन का मालिक बन सकता है। दाम्पत्य अच्छा होता है और प्रेम विवाह के योग ज्यादा दिख रहे हैं, हालांकि वो बहुत बात की बात है। दशम भाव के अधिपति जो है और लग्न के अधिपति, ये मैंने बात बताई, प्रतियोगिता रहती है कार्य क्षेत्र में, कई बार व्यक्ति को आगे पीछे, और मैं समझता हूं कि अभी मंगल के बाद राहु आएंगे, तो आपको सबसे ज्यादा सावधान जिस दशा में रहना होगा वो राहु की दशा होगी, जहां पे शनि और राहु एक साथ, जो 28 के 10वें महीने से आएगी, जहां पे आपको इनको एक लाजवर्त धारण करा देना चाहिए। विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं गुरु से और रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं गुरु। ये व्यक्ति अनुभवी है, ये व्यक्ति ज्ञानी है, ये व्यक्ति धार्मिक होगा, ये व्यक्ति समाज में नाम करने वाला होगा, निंदनीय कृत्य करने वाला नहीं होगा। कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं कुंडली में, जो कि बहुत अच्छी वाकई में है। गुरु और चंद्रमा, शनि का उच्च का होना, सूर्य मंगल बुध का एक साथ छठे में बैठना, युतियां खराब हो सकती हैं, पर ग्रह जो बैठे हैं ना जैसे, वो बहुत अच्छी बात है। ये जहां तक इतनी बात है। कर्म क्षेत्र में कभी कभी व्यक्ति पिता जो काम करते हो उस क्षेत्र में भी व्यक्ति का करियर बनता है, मतलब ये जातिका उस क्षेत्र में भी काम कर सकती हैं जो इनके पिता करते आए हो, ऐसी भी स्थिति दिखती है। एकादशवां भाव बिल्कुल ठीक बना है, लाभ भाव के अधिपति का उच्च का होना, लाभेश उच्च के हो, मतलब व्यक्ति जो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर लेता है, और वस्तुतः वो ठीक बैठा है, वो खराब नहीं बैठा है, और वो बेहतरीन है और वो संतुलित है। सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे, जो व्यक्ति को विदेश में स्थापित करने वाला और विदेशों से संबंध बना करके अपने प्रभावों को विकसित करने वाला बना देंगे। इतनी बात खत्म। नवांश कुंडली में गुरु चंद्रमा का यहाँ बैठना ये बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे शनि मंगल का बैठना, दाम्पत्य टूटे नहीं। शुक्र का बैठना यहाँ पे शुक्र जो है वो बैठे हैं 10 नंबर के, यहाँ पे थोड़े से कमजोर हो रहे हैं, अष्टम भाव में जा रहे हैं, दशम भाव के अधिपति होकर के। यहाँ पे बुध के राहु का होना ये पंचम भाव के क्षेत्र को ठीक करेगा, और वस्तुतः पति भी जो होता है वो बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी होता है, और वस्तुतः दिमाग लगाने वाला और बहुत छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाला, इन्हीं के जैसा ऐसा हो जाता है। दशमांश कुंडली में बुध का बैठना व्यक्ति काम और कर्म को लेकर के, मैं आपको ये श्योर करना चाहता हूं कि इनके काम को लेकर के और इनके करियर को लेकर के आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ये व्यक्ति जो भी करेगा वो बिल्कुल सुदृढ़ और मजबूत करेगा, अच्छा है, उसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। शुक्र और सूर्य और शनि का यहाँ बैठना, जहाँ व्यक्ति को कई बार सरकार से जुड़ करके भी काम करवा देते हैं और पिता से जुड़ करके भी काम करवा देते हैं। गुरु और शुक्र का 12 में बैठना, विदेश से ही बाहर रह करके काम करने का योग ज्यादा है। अब भारत मत आइए, बाहर ही रहिए, और ये अच्छी बात है। यहाँ आने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। आपने ये सवाल पूछा था, और वस्तुतः अगर देखता हूँ तो सूर्य और मंगल की जो नक्षत्र की स्थिति है, जैसे सूर्य धनिष्ठा में बैठे हैं तो व्यक्ति के पास तकनीक का ज्ञान दे देते हैं, और व्यक्ति के पास जो है वो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। चंद्रमा जो है वो रोहिणी के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास ज्ञान, व्यक्ति के पास गुण, व्यक्ति के पास प्रभाव, व्यक्ति के पास व्यवहार, व्यक्ति के पास इमोशन, ये सब भरे पड़े हैं। चंद्रमा के बाद मंगल सप्तभिखा में, इस वजह से उसके पास ऊर्जा, उसके पास कंफ्यूजन, उसके पास ऊर्जा को सही दिशा में न लगाने का दोष पैदा हो जाता है, और व्यक्ति में उग्रता, व्यक्ति में क्रोध, व्यक्ति में जिद। मंगल के बाद बुध पूर्वा भाद्रपद के, और ऐसी स्थिति में उसके पास अनुभव, उसके पास बड़ों का आदर करने का बल, गुरुजनों का आशीर्वाद, पितरों का बल, ये सब, ये अगर पूर्वजों की पूजा करें तो तुरंत ही काम हो जाए। बुध के बाद गुरु, जन्म कुंडली में रोहिणी, ये बहुत अच्छा होता है, इससे तो अच्छी स्थिति होती ही नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो वहां पे भी व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी है, व्यक्ति क्रिएशन के क्षेत्र में जा सकता है, जैसे कला क्षेत्र में काम कर सकता है, नृत्य में, संगीत में, वाद्य यंत्र में, कुछ ऐसा काम कर देना जो बिल्कुल ही नया हो, कुछ अपना ब्रांड बना ले, जैसे कॉस्मेटिक से चीजें संबंधित क्रिएशन, क्रिएटिविटी, ऐसी चीजें जो बिल्कुल ही समाज को नया कुछ दे दे, ऐसे क्षेत्रों में शुक्र और मंगल का संबंध बनकर के काम करवा देता है। ये चीजें आपको तलाशने की आवश्यकता होगी। इनकी कुंडली में षडबल में मंगल, बुध और गुरु थोड़े कमजोर बन रहे हैं, पर चंद्रमा ठीक है और शुक्र भी ठीक है। इस वजह से मैं समझता हूं कि व्यक्ति कोई ऐसा काम कर सकता है जो बिल्कुल ही बैठ करके हो, शारीरिक मेहनत वाला काम ना हो, दिमाग लगा करके हो, खुद का काम हो, मालकिन खुद की बने, और किसी भी क्षेत्र को बहुत ही सॉफ्टली अगर ये हैंडल करेंगी, हार्डली नहीं,
बिल्कुल टफनेस के साथ नहीं, बिल्कुल आसानी से अगर किसी चीज को ये काम करना चाहती हैं तो बिल्कुल वो काम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जैसे होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही जल्दी हावी हो जाता है और बहुत ही जल्दी फिर उससे उसकी जो एक रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग बनती है, वो जैसे कोई व्यक्ति उसके जीवन में आया तो तुरंत ही उसमें जुड़ गया, पर वो धीरे धीरे ढीला होता जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको इस चीज पे आपको बढ़ाना होगा कि ये व्यक्ति किसी से बहुत जल्दी जुड़े नहीं, मतलब उसका जो जुड़ाव हो वो धीरे धीरे हो, ताकि उसके जो जीवन में जो वो व्यक्ति हो या फिर वो जो वस्तु हो उससे उसका लगाव हमेशा के लिए बना रहे और कभी भी कमजोर ना हो। आपको इस पे काम करना है कि ये लगातार और एक ही बार में एक साथ किसी के प्रभाव में प्रभावित ना हो जाए, क्योंकि ये बुद्ध वाले ये तुरंत ही किसी से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। इतनी सी बात है। दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है, आप उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, क्योंकि शनि मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं, वो बहुत अच्छा होता है। और मैं समझता हूं कि पैसे के कारण और आर्थिक स्थिति कभी भी कमजोर नहीं है। हालांकि इनकी कुंडली में जो एकादशवें भाव के अधिपति हैं वो बहुत अच्छे बैठे हैं, अष्टम भाव के अधिपति बहुत अच्छे बैठे हैं और छठे भाव के अधिपति भी बहुत अच्छे बैठे हैं। इनको सरकार से, इनको न्याय से, इनको दुश्मनों से कभी भी खतरा नहीं है। आप इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहिए। घर में घुस करके मार देगा और चलाएगा, कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसी स्थिति बनी हुई है। दशाओं के क्रम में अगर मैं बात करूंगा तो जो स्थिति बनी है उसके आधार पर राहु और केतु की दशाएं इनके जीवन में कष्ट पैदा कर सकती हैं। इस वजह से उस समय सावधान रहना होगा। संपर्क कर लीजिएगा, कुछ उपाय बता दूंगा, या उस समय की बात उस समय देखेंगे। पर अगर उसके लिए मैं कहूंगा तो उस समय गणेश जी की पूजा बढ़ा देनी चाहिए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जातक खुद करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब इनकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूँ सूर्य, तो सूर्य जो है वो शत्रुता का भाव पाल रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो इगोइस्टिक नेचर का हो जाता है, किसी की बात नहीं सुनता और कई बार संस्कार वाले प्रभाव थोड़े कमजोर से हो जाते हैं, अत्याधुनिक ज्यादा हो जाता है। चंद्रमा और मंगल और बुध ये तीनों 25-25% के परिणाम के साथ है। इस वजह से इनको बल देने के लिए घर में हमेशा ही हनुमान चालीसा का पाठ और कई बार सरसों तेल का दीपक और घर में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये होते रहना चाहिए या करते रहना चाहिए या सुनते रहना चाहिए। ऐसी स्थितियां बनती हैं। गुरु बहुत बढ़िया है, शुक्र बहुत बढ़िया है और शनि भी अच्छे बैठे हैं। मैं समझता हूं कि इनकी दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी जाएंगी, खराब नहीं जाएंगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। शाम का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।